औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? I hope you all are fine. From today onwards we will start our lecture series of biology, and today we will start chapter number 1, the science of biology. At first we will see what is biology, then we will study major fields of biology, and then onwards its branches and careers and so on. So biology is the science of life. The word biology comes from two Greek words, bios, life and logos, study. ठीक है जी, बायोलॉजी में हमने क्या पढ़ना है? लाइफ को पढ़ना है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे पास प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया वगैरह। ठीक है, तो इसमें हमने सारी जो जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना, हमने सारा कुछ किस में पढ़ते हैं? हम ये बायोलॉजी में पढ़ते हैं। द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, दो के लफ्ज़ों से आया है। ग्रीक बायोस का मतलब होता है लाइफ, एंड लोगोस मीन स्टडी, पढ़ना, मुतालिया करना, किसी चीज़ को, किसी चीज़ के बारे में नॉलेज गेन करना। इट एक्सप्लोर्स द स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस एंड इंट्रैक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम इसमें क्या देखते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी साख्त कैसी है, फंक्शन वो क्या क्या काम कर रहे हैं, उनकी जो बॉडी है वो कैसे काम कर रही है, एंड इंट्रैक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आपस में इंट्रैक्शन कैसा है, आपस में ये एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं। अब हम बायोलॉजी में के मेजर फील्ड्स जो होते हैं ना, उनके बारे में पढ़ने लगे हैं। जो बायोलॉजी बेसिकली 3 फील्ड में या 3 डिविजन्स में हमने बायोलॉजी को ना डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास क्या है? जोलॉजी। जोलॉजी हमारे पास किसकी स्टडी है? एनिमल्स की स्टडी। देन वी हैव बॉटनी। बॉटनी किसकी स्टडी है? प्लांट्स की स्टडी। देन वी हैव माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी हमारे पास किसकी स्टडी? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, डेफिनेशन हम करते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर एंड डाइवर्सिटी। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? एनिमल्स का स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी साख्त कैसी है। कुछ 2 टांगों पर चलते हैं, कुछ 4 टांगों पर चलते हैं। कुछ जैसे बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स फ्लाई करते हैं, एनिमल्स फ्लाई नहीं कर सकते, ऐसा क्यों? सारा कुछ हम इसमें पढ़ते हैं। उसका फंक्शन उनके कैसे हैं, उनके बिहेवियर कैसे एनिमल्स का, उनकी डाइवर्सिटी कैसे, वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे फैले हुए हैं, कितनी डाइवर्सिटी किसी एनिमल की ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है और कहीं कम है, अगर कम है तो वो क्यों कम हो रही, सारा कुछ हम किस में पढ़ते हैं? जोलॉजी में। Botany is the study of plants, including their structure, growth, reproduction and interactions with their environment. बॉटनी में जी हम प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं। अब इस प्लांट के हम क्या क्या उनका स्ट्रक्चर देखते हैं, उनकी ग्रोथ, उनकी रिप्रोडक्शन को, अपनी नस्ल कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनके लीव्स कैसे हैं, उनके वेरीगेटेड लीव्स है कि नॉन वेरीगेटेड लीव्स हैं, फिर जो फ्लावर है वो 5 पेटल है, 4 पेटल है, उसका कलर कैसा है, ये सब कुछ हम देखते हैं। ग्रोथ उनकी कैसे हो रही है, कितना उसको एक फ्रूट को ग्रो करने में क्या उसकी टाइम पीरियड कितना है। ठीक है, फिर एंड इंटरेक्शंस विद देयर इन्वायरमेंट के साथ उनके कैसे इंटरेक्शन है, वो अपनी इन्वायरमेंट में से क्या ले रहे हैं। जैसे कि वो प्लांट्स अपनी इन्वायरमेंट में से सनलाइट ले रहे हैं, सॉइल में वो ग्रो करते हैं, सॉइल को यूज़ कर रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, ये सारे ऐसे इंटरेक्शंस उसके इन्वायरमेंट के साथ हैं। देन माइक्रोबायोलॉजी, इट इज़ अ स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास क्या होते हैं? छोटे छोटे ऐसे जानदार जो हम अपनी आँख से नहीं देख सकते, हम उन्हें माइक्रोस्कोप से देखते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। सच एज बैक्टीरिया एंड माइक्रोस्कोपिक फंजाई इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन कैसे हैं, उनकी हैबिटेट, वो कहाँ कहाँ रहते हैं और वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, और उन हेल्थ पे कैसे असरात हैं और इन्वायरमेंट पे हमारे क्या उनके असरात हैं। अब हेल्थ मतलब कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास गुड फ्लोरा होता है और कुछ हमारे पास क्या होते हैं? बैड फ्लोरा होते हैं। गुड मतलब कि वो हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। माइक्रो और गुड जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी वजह से ये फर्मेंटेशन वगैरह वाले प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, और जो बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम कह लें या जिनके हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, बैड फ्लोरा, वो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें बीमार कर देते हैं, जो प्लांट्स को बीमार कर देते हैं, प्लांट्स में मुख्तलिफ इनकी वजह से डिजीज़ हो जाती हैं। ठीक है, तो वैसे तमाम इम्पैक्ट इनके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स वगैरह हेल्थ पे, हम अपनी इन्वायरमेंट पे देखना, ये हम सारा कुछ किस में स्टडी करते हैं? माइक्रोबायोलॉजी में।
मूविंग नेक्स्ट वी हैव ब्रांचेस और सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। अब हम बायोलॉजी की ब्रांचेस पढ़ने लगे हैं, ठीक है। बायोलॉजी को भी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज़ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी हमारे पास, हम इसमें क्या पढ़ते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मॉर्फोलॉजी और एनाटमी में अक्सर डिफरेंस पूछा जाता है। मॉर्फोलॉजी और एनाटमी में मेजर जो डिफरेंस है ना वो ये है कि मॉर्फोलॉजी हमारे पास आउटवर्ड अपीयरेंस की स्टडी होती है, जो चीज़ें हम देख सकते हैं, ठीक है, उसकी स्टडी है। और एनाटमी हमारे पास किसकी स्टडी है, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी है। मॉर्फोलॉजी हमारे पास कहते हैं कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, के जो हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है वो कैसा नज़र आ रहा है, ठीक है, जो बाहर उसका सारा स्ट्रक्चर है, जो उसके एक्सटर्नल फीचर्स हैं, वो सारा कुछ हम किस में पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजी स्टडीज़ द आउटवर्ड अपीयरेंस, जो ज़ाहरी सूरत है उसकी, जैसे कि शेप, अगर हम एक देखें, अगर हम डिस्कस करें कि एक लीफ की शेप कैसी है, एक फ्लावर का कलर, उसकी पेटल का कलर कौन सा है, उसका पैटर्न कौन सा है, अगर हम देखें विंग्स हैं किसी बर्ड के, उनका पैटर्न कैसा है, ठीक है, अगर किसी इंसेक्ट की लेग्स हैं, उस ऐसे सब चीज़ों के बारे में जो स्टडी होती है वो क्या होती है, मॉर्फोलॉजी। एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर लाइक ऑर्गन्स। अब इन्होंने इधर इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी मेंशन किया, ऑर्गन्स। अब इंटरनल स्ट्रक्चर्स की डिटेल नहीं, सिर्फ जब ऊपर ऊपर से ऑर्गन्स वगैरह का देखना कि ओके दिस इज़ हार्ट के बाहर इतनी लेयर्स वगैरह ऐसे, ठीक है। मज़ीद हम ना ज़्यादा गहराई में मॉर्फोलॉजी में इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में नहीं पढ़ते हैं। मेजरली हम किसके बारे में पढ़ते हैं, आउटवर्ड अपीयरेंस के बारे, ऐसे स्ट्रक्चर्स के बारे में हम मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं जो हम देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ व्हाट, एनाटॉमी। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट एक्सप्लोर्स द इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स जो ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, इंटरनल होते हैं, जिन्हें हम अपनी आंख से नहीं देख सकते। पर्टिकुलरली ह्यूमंस की एनाटॉमी जी कहते हैं हम ज़्यादातर पढ़ते हैं। इट हेल्प्स इन डिजीज़ डायग्नोसिस। एनाटॉमी कहते हैं हमें किस में हेल्प करती है, डिजीज़ डायग्नोसिस में हेल्प करती है, मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट में हेल्प करती है, कि ऐसी कोई डिवाइस डेवलप करना जिससे हमारे पास अंदर जो डिजीज़ हैं हम उसकी डायग्नोज कर सकें, क्योर उसका कर सकें। जैसे कि एक्सरेज मशीन है, वो क्या करती हैं, इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका एक्सरे वगैरह लेती हैं। इसी तरह हमारे पास स्टंट हैं। अब इंटरनल ऑर्गन है एक हार्ट, ठीक है, उसमें स्टंट हम डलवाते हैं। वो क्यों डलवाते हैं, ताकि वो जो कोई ब्लड फ्लो अगर हमारे पास रुका हुआ है कहीं से, तो वो जो वेसल्स हैं वो ओपन हो जाएं, ठीक है, ब्लड वेसल्स हमारे पास अच्छे से वर्क करें, अच्छे से ब्लड सप्लाई करें। ऐसी मेडिकल डिवाइसेस डेवलप करवाते हैं, ठीक है, एनाटॉमी को स्टडी करते हुए। एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। फॉर एग्जाम्पल द स्टडी ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द डिजेस्टिव सिस्टम। एग्जाम्पल हमें दे रहे हैं कि डिजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन्स के बारे में हमने स्टडी और करना है। कहाँ से डिजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन स्टार्ट होते हैं, माउथ से, देन मूविंग वी हैव ईसोफेगस, देन स्टमक, और फिर ऐसे सारी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, जिजिनम, इलियम, ये हमारे पास क्या है, सारे डिजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं। इन सब के बारे में, इनकी एनाटॉमी, इनको अंदर से स्टडी करना, ये हम किस में करते हैं, स्टडी एनाटॉमी में। नेक्स्ट ब्रांच इज़ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। फिजियोलॉजी से भी हमने क्या स्टडी करना है, बॉडी पार्ट्स तो हमने देखना स्टडी कर लिए, आउटर भी स्टडी कर लिए, इनर स्ट्रक्चर भी हमने देख लिया हम किस में स्टडी करते हैं। अब फिजियोलॉजी में हमने क्या देखना है कि वो जो बॉडी पार्ट्स हैं वो फंक्शन कैसे कर रहे हैं, वो काम कैसे कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हाउ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट्स वाइटल सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी। जैसे कि हम इसमें देखते हैं कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा कहते हैं जो ऐसा सिस्टम जिससे ब्लड पहुंचता है सारा, कहते हैं वो ब्लड तो पहुंचाते हैं, ब्लड के साथ वो कैसे वाइटल सब्सटेंसेस, मतलब कि सारी न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारी बॉडी में कैसे सप्लाई करते हैं, ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। हिस्टोलॉजी इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास ऑर्गन्स होते हैं वो हमें नज़र आते हैं, ठीक है, इसलिए हमने माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ ऑर्गन्स वगैरह नहीं कहा, लेकिन हमने माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ कहा है। क्यों ऐसा कहा है, क्योंकि जो टिश्यूज़ होते हैं वो हम अपनी आंख से नहीं देख सकते। अगेन वी हैव टू यूज़ माइक्रोस्कोप टू सी देम। ये हमारे पास किसकी स्टडी होती है, टिश्यू की। अब टिश्यू क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर फंक्शन। होता क्या है जी, एक इंसान में
या एक हम लिविंग ऑर्गेनिज्म लें, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे पास जो सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक होता है ना, जिससे मिलकर सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, वो क्या होता है? सेल। अब जो सेल होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू। क्या टिश्यूज हमारे पास क्या कहते हैं, क्या होते हैं? वो वाले तमाम सेल्स जिनका फंक्शन सेम है ना, वो क्या बना देंगे? सब टिश्यू बना देंगे। टिश्यू एग्जामिनेशन हेल्प इन द डिजीज डायग्नोसिस, ड्रग स्टडीज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑर्गन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब टिश्यू की हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, हिस्टोलॉजी हम क्यों पढ़े हैं? हिस्टोलॉजी एक तो कहते हैं डिजीज डायग्नोसिस, टिश्यू लेवल पर जाकर अगर हमने किसी डिजीज़ को डायग्नोस करना है ना कि कौन सा टिश्यू इंजर हुआ है, इसलिए हम हिस्टोलॉजी को पढ़ते हैं। फिर ड्रग स्टडीज़ के लिए हम हिस्टोलॉजी को पढ़ते हैं। ड्रग स्टडीज़ के लिए हम देखते हैं कि कौन सा टिश्यू है जिस टिश्यू पर हमने ड्रग को टारगेट करना है। ठीक है, जो पेन किलर्स होती हैं ना, वो हमारे नर्व टिश्यू पे जाके एक्ट करती हैं, और फिर उनका एक्ट मतलब करना ये कि वो जो पेन सिग्नल्स होते हैं ना, वहाँ जाके वो ब्लॉक करती हैं। दर्द हमारी ख़त्म नहीं होती है। जब हम अक्सर ऐसा करते हैं ना कि हमें दर्द हो रही होती हैं, हम पैनाडोल या डिक्लोरान कोई ऐसी पेन किलर लेते हैं तो हमें लगता है हमारी दर्द ठीक होगी, लेकिन वो हमारी दर्द जो होती है वो ठीक नहीं होती। वो होता क्या है कि वो नर्व टिश्यू पे जाके एक्ट करती हैं, और जो पेन के सिग्नल्स हैं ना, वो आना बंद हो जाते हैं। पेन या वो जो इंजरी की वजह से या कुछ ऐसे इन्फेक्शन की वजह से हमें दर्द हो रही होती है, वो दर्द वहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए हम ड्रग डेवलपमेंट के लिए भी इसको हिस्टोलॉजी को यूज़ करते हैं। हमने देखना होता है कि जो कौन सा ड्रग है और वो किस टिश्यू पे जाके कैसे अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑर्गन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ऑब्वियसली अब ऑर्गन कैसे बना है? टिश्यू से मिलके बना है। आप टिश्यू को स्टडी करेंगे तो ऑर्गन को स्टडी करेंगे ना। ये सब हम हिस्टोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जी आगे हमारे पास किसकी स्टडी है? सेल्स की। अब सेल्स हमारे पास देखिए बता रहे हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ होते हैं। सेल्स क्या हमारे पास होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। सबसे छोटा यूनिट क्या होता है हमारी लाइफ में? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सेल होता है। सेल से फिर जो सिमिलर सेल्स काम करते हैं मिलके वो टिश्यू बना देते हैं। टिश्यू के बाद आगे सारी चीज़ें बनती हैं। अब कह रहे हैं जी साइटोलॉजिस्ट अनरेवल द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेलिज। अनरेवल का हमारे पास क्या मतलब हुआ? टू मेक समथिंग क्लियर, मतलब कि कुछ क्लियर कट हमें पता चल जाए। अब जो साइटोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ जो सेल्स हैं और उनकी ऑर्गेनेलिज वगैरह को कहते हैं क्लियर करते हैं। अब सेल देखें एक माइक्रोस्कोपिक चीज़ है जो हम अपनी आंख से देख भी नहीं सकते, और उसके अंदर इतने ज़्यादा ऑर्गेनेलिज मौजूद हैं। वो पूरा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है कि पूरी ज़िंदगी उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। अब इतनी माइक्रोस्कोपिक चीज़ को स्टडी आउट करना कितना मुश्किल होगा। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि उसके अंदर उसकी सारा कुछ क्लियर करते हैं। उसमें सेल मेम्ब्रेन है, उसकी सेल वॉल है, उसमें ऑर्गेनेलिज मौजूद हैं। ये सब कुछ हमारे पास कौन बताता है? साइटोलॉजिस्ट हमें बताते हैं। दे आल्सो स्टडी द मैकेनिज्म्स ऑफ सेल डिवीजन। वो मजीद इसके अलावा क्या देखते हैं कि वो जो सेल अब है वो डिवाइड कैसे करता है। सेल डिवीजन भी साइटोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच वी हैव इज मोलिकुलर बायोलॉजी। मोलिकुलर बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स। अब इन्होंने क्या पढ़ना है? वो वाले मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड वगैरह। मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट आल्सो स्टडी फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस। ये फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस भी देखते हैं। फंडामेंटल प्रोसेसेस हमारे पास क्या होती हैं? बेसिक लाइफ एक्टिविटीज़ जो हमें जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होती हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, खाना वगैरह खाना, रेस्पिरेशन सांस लेना, ग्रोथ बढ़ना, मूवमेंट, हमारी जो हरकत वगैरह होती है इधर उधर, ये सारे हमारे पास क्या है? लाइफ प्रोसेसेस हैं। इनको स्टडी करते हैं। मोलेकुलर लेवल पर जाके कोई ड्रग कैसे असर करेगा वो देखते हैं। क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इन्हें हम कहते हैं जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिनकी जीन्स वगैरह हम खुद चेंज करके उन्हें क्रिएट करते हैं। मतलब कि अगर हमें कोई काऊ की ब्रीड से ज़्यादा गोश्त लेना है तो हम उसमें ऐसे जीन्स इंसर्ट कर देंगे जो मीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अगर हमने शीप से ज़्यादा वूल लेना है तो हम ऐसे उसमें जीन्स इंट्रोड्यूस करवा देंगे वो जो ज़्यादा वूल प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, ये सब कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी से हमारे पास किसकी स्टडी होती है? एम्ब्रियो की स्टडी होती है।
इट इज़ द स्टडी ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। अब जब स्पर्म और एग मिल के एक फर्टिलाइज्ड एग बनाते हैं, वहाँ से लेके जब तक वो पूरा एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म नहीं हो जाता, वो सब हम किस में स्टडी आउट करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं। इन दिस ब्रांच साइंटिस्ट स्टडी टिश्यू एंड ऑर्गन फॉर्मेशन, आइडेंटिफाई बर्थ डिफेक्ट्स एंड डेवलप मेडिकल ट्रीटमेंट्स। इसमें जो साइंटिस्ट क्या करते हैं कि टिश्यू कैसे बन रहा है, ऑर्गन फॉर्मेशन कैसे हो रही है, ये सारा कुछ देखते हैं। बर्थ डिफेक्ट्स मतलब जो पैदाइशी तौर पर हमारे पास डिफेक्ट्स होते हैं उनको स्टडी करते हैं। एंड डेवलप मेडिकल ट्रीटमेंट्स, और उसके अकॉर्डिंग जो भी ट्रीटमेंट्स आई होती हैं उसको देखते हैं, उसको नई से नई चीज़ें फिर बनाते हैं। द नेक्स्ट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स हमारे पास किसकी स्टडी है, जीन्स की स्टडी है। अब जीन्स मतलब कि विरासत की स्टडी है, ये जो हम ऐसे करेक्टरिस्टिक्स जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ऐसी खसूसियात जो वालदैन से बच्चे में मुंतकिल होती हैं। इन जेनेटिक साइंटिस्ट आल्सो स्टडी द कॉज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड डेवलप बेटर वैराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स के कॉज को स्टडी कर रहे हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर के हमारे पास जो म्यूटेशन की वजह से या डीएनए में कुछ चेंजेस आ जाती हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया हमारे पास, ठीक है, ऐसी जो डिजीज़ होती हैं वो उसको देखते हैं। एंड डेवलप बेटर वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब फिर अगर हमारे पास एक प्लांट की वैरायटी आ रही है जो हमारे पास जो फसल है वो बहुत कम दे रही है, तो फिर से हम उसी के सीड्स लगाएंगे। आगे उसने फसल बहुत कम दी थी, हम फिर से वो वाले सीड नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर इसी तरह एक एनिमल है, एनिमल में कोई बीमारी वगैरह आ गई है और उसने उसमें गोश्त बहुत उसने कम दिया, एक मुर्गी है वो अंडे वगैरह कम देने लग गई है, तो हम ऐसी ब्रीड को इनकरेज करेंगे, हम कभी भी उसे इनकरेज नहीं करेंगे। इसी तरह साइंटिस्ट जो सिलेक्टिव जीन्स होती हैं उनको यूज़ करते हुए नए ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, नई बेटर वैराइटीज़ बनाते हैं प्लांट्स की और एनिमल्स की। नेक्स्ट वी हैव इज पैलिएंटोलॉजी। पैलिएंटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अब इसमें हम किसको पढ़ते हैं, फॉसिल्स को। फॉसिल्स की हमें साथ डेफिनेशन दी है। फॉसिल्स अब हमारे पास क्या हैं, फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट वर प्रिजर्व्ड इन रॉक्स एंड अदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस। अब हज़ारों करोड़ों साल पहले जो मौजूद एनिमल्स थे और प्लांट्स थे उनका क्या बना, वो तो ख़त्म हो गए, ठीक है, वो क्या है, डेड। अब वो जो डेड हैं वो कहीं ना कहीं मिट्टी के ढेर के नीचे, कहीं रॉक्स में, ऐसी कहीं ना कहीं वो मौजूद हैं, उनकी रिमेन्स मौजूद हैं, उनकी डेड बॉडीज़ मौजूद हैं। उनकी डेड बॉडीज़ को ही हम क्या कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं। कहते हैं वो कहाँ हैं, रॉक्स में प्रिजर्व हुए हैं, और जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस मतलब कि लेयर्स ऑफ रॉक्स में, सेडिमेंट्स के नीचे कहीं ना कहीं वो मौजूद हैं। द एग्जामिनेशन ऑफ फॉसिल्स हेल्प साइंटिस्ट टू नो द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हम इसमें अब क्या करते हैं, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री हमें इससे पता चलती है, कैसे उनमें चेंजिंग आती रही टाइम के साथ साथ। ये सारी हम किस में स्टडी करते हैं, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में हमें स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल डायनासोर फॉसिल्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ जायंट रेप्टाइल्स दैट रोम्ड मिलियन ऑफ ईयर्स अगो। कहते हैं जी हमें डायनासोर के फॉसिल्स मिले, जिससे हमें क्या पता चला कि इतने बड़े रेप्टाइल्स भी, जायंट रेप्टाइल्स अर्थ पर आए थे हज़ारों साल पहले। ये हमें कैसे पता चला, हमने डायनासोर फॉसिल्स की स्टडी की, ठीक है, उससे हमें पता चला कि इतने हज़ारों करोड़ों साल पहले भी इतने बड़े बड़े रेप्टाइल्स आए थे दुनिया में। Next is taxonomy. Taxonomy is the branch of biology that deals with the classification of organism into groups on the basis of the similarities and differences. अच्छा जी, हमारे पास taxonomy क्या है, क्लासिफिकेशन की स्टडी है। क्लासिफिकेशन मतलब कि दर्जा बंदी करना, किसी चीज़ को क्लासीफाई कर देना, उसके ग्रुप्स बना देना बेसिकली। ऑर्गेनिजम्स के इसमें हम क्या करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, किस बेस पर, उनकी सिमिलैरिटीज़ और उनकी डिफरेंसेस की बेस पर हम उसे क्लासीफाई कर देते हैं। जैसे कि अगर देखें, अब बर्ड्स का एक अलहदा से ग्रुप है, क्यों बर्ड्स में अलहदा से ग्रुप है कि बर्ड्स क्या है, उनकी सिमिलैरिटीज़ क्या हुई कि बर्ड्स के पास विंग्स हैं, ठीक है, उनकी बीक होती है। इन दो बेसिस के ऊपर हमने सब बर्ड्स को इकट्ठा कर दिया, ठीक है। लेकिन अब देखें, अब उनमें ही डिफरेंसेस हैं, जैसे कि उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। अगर हम क्रो और स्पैरो को देखें तो क्रो का कलर ब्लैक है, स्पैरो का कलर ब्लैक नहीं। फिर और डिफरेंस आ गया, क्रो साइज़ में बिग है, स्पैरो साइज़ में स्मॉल है। तो ऐसे हम सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस इकट्ठे करते हैं और उनका क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन कर देते हैं।
Classification of organism help to organize and understand the diversity of life, identify new species and study evolutionary relationships. अब क्लासिफिकेशन हमारी हेल्प कहाँ करती है? देखिए हमारे पास डिवर्सिटी ऑफ लाइफ के लिए हेल्प करती है। देखिए जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। बिलियंस में हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। अगर हमने उनको स्टडी करना है तो ऐसे तो नहीं ना, हम इतनी आसानी से स्टडी नहीं कर सकते। इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, उनके ग्रुप्स बना दिए, क्लासिफिकेशन बना कर दी उनको, फाइलम्स में, क्लास में, ऑर्डर में, फैमिली में, जेनस, स्पीशीज़, सब कुछ उनका अलग अलग करके कर दिया कि ओके अब हम इनको स्टडी कर सकते हैं। वो क्या पकड़ते हैं, एक फैमिली उठाते हैं या एक स्पीशी पकड़ते हैं, उसको स्टडी करते हैं। कहते हैं आइडेंटिफाई न्यू स्पीशीज़, इससे हमें न्यू स्पीशीज़ के बारे में पता चलता है। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स देखें तो इससे हमें पता चलता है कि जब एवोल्यूशन हो रही थी एनिमल्स की, या जैसे जैसे एनिमल्स में चेंज आता गया, पीछे उनके एंसेस्टर्स कौन थे। जैसे अगर हम देखें कि बर्ड्स के एंसेस्टर्स, मतलब कि बर्ड्स के अबाव अजदाद कौन थे, डू यू नो दैट? तो बर्ड्स के अबाव अजदाद मतलब कि एंसेस्टर्स कौन थे? डायनासोर्स उनके एंसेस्टर्स थे। क्योंकि जब डायनासोर्स ख़त्म हो रहे थे, हमारे पास एक था बर्ड आर्कियोपटेरिक्स। ठीक है, आर्कियोपटेरिक्स अब जो था वो एक ऐसा बर्ड था जिसमें डायनासोर्स की भी क्वालिटीज़ मौजूद थी और वो फ्लाई कर सकता था बर्ड की तरह। अब डायनासोर्स तो ख़त्म हो गए, बर्ड के और डायनासोर्स के दरमियान एक ट्रांजिशन स्टेट आई, आर्कियोपटेरिक्स। अब आर्कियोपटेरिक्स साइज़ में बहुत बड़ा था, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। उसके बाद कौन आए? बर्ड्स आए। ठीक है, इस तरह हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट ब्रांच इज इकोलॉजी। इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। इकोलॉजी किसकी जी स्टडी है जी? ऑर्गेनिज्म और उनकी इन्वायरमेंट, मतलब कि एक जानदार के और उसकी माहौल के दरमियान क्या रिलेशन है। ठीक है, अब जानदार कुछ प्लांट की, एनिमल्स की, इनके अपने इन्वायरमेंट से क्या रिलेशन है। अब इन्वायरमेंट क्या होगा यहाँ? उन एयर से, वाटर से, सॉइल से, जो क्लाइमेट है उनका इर्द गिर्द, उनसे क्या रिलेशन है, इसको हम किस में स्टडी करते हैं? इकोलॉजी में। इकोलॉजी हेल्प्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड एड्रेस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इकोलॉजी जी कहते हैं किस में हमें हेल्प करती है? बायोडाइवर्सिटी को बचाने में। बायोडाइवर्सिटी मतलब कि ऑर्गेनिजम्स को बचाने में हमें हेल्प करती है, और जो माहौल को प्रॉब्लम्स हैं, माहौल में मौजूद जो पॉल्यूशन है और जहाँ दरख्तों की कटाई हो रही है, डिफॉरेस्टेशन वगैरह हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये सब कुछ हमें कौन बताता है? इकोलॉजी में हमें पता चलता है। एग्जाम्पल दे रहे हैं हमें फिर। The food chain, for instance, illustrates the interconnectedness of organism for energy and nutrients. और फूड चेन क्या होती है कि देखें, जो हमारे पास इसमें सन है एक, ठीक है, सब हमारे पास जो एनर्जी है कहाँ से लेते हैं? हम सन से लेते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब प्लांट्स क्या करते हैं? एनर्जी ले रहे हैं सन से। अब वो एनर्जी लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब उन प्लांट्स को कौन खाएगा? हम खाएंगे। हमारे अलावा उन्हें कौन खाएगा? कोई गोट खाएगी, काऊ खाएगी। उन प्लांट्स को भी हम खा रहे हैं, मतलब कि वो जो सन से एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स किसके पास आ रहे हैं? हमारे पास आ रहे हैं। उस गोट के पास भी न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं और उस गोट को फिर हम खा रहे हैं। अब वो न्यूट्रिएंट्स किसके पास आ रहे हैं? हमारे पास आ रहे हैं। अब प्लांट को खाया किसी ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को खाया किसी माउस ने, माउस को खाया किसी स्नेक ने। ये सब हमारे किस में पढ़ते हैं? फूड चेन में पढ़ते हैं। तो ये सारी इंटरकनेक्टेडनेस हमें बताती है कि कैसे ये चीज़ें आपस में डिपेंड हैं एक दूसरे के ऊपर। नेक्स्ट ब्रांच इज मेरीन बायोलॉजी। मेरीन बायोलॉजी जी हमारे पास किसकी स्टडी है? ओशंस की स्टडी है। ओशंस हमारे पास क्या हैं? ओशंस हमारे पास साल्टी वाटर बॉडीज़ हैं, ठीक है, जो कितना अर्थ का कवर करती हैं? 71% अर्थ का ये कवर करती हैं। 71% हमारे पास ओशन मौजूद हैं। ओशनिक स्टडी हमारे पास क्या है? मेरीन बायोलॉजी है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ओशन बायोडाइवर्सिटी। ओशन में बायोडाइवर्सिटी कौन कौन सी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, कौन सी फिशेज मौजूद हैं, डिस्कवर न्यू स्पीशीज़ एंड एड्रेस मेरीन कंजर्वेशन इश्यूज़। और मेरीन को, अपने ओशंस को हमने कैसे बचाना है, उनकी हिफाजत कैसे करनी है, ये सब कुछ हमें किस में देखते हैं? मेरीन बायोलॉजी में। फॉर एग्जांपल कोरल रीफ सपोर्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ मेरीन लाइफ।
कोरल रीफ्स हमारे पास कहते हैं ये बहुत ज़्यादा मेरीन लाइफ को सपोर्ट कर रही हैं। नेक्स्ट ब्रांच इज पैथोलॉजी। पैथोलॉजी हमारे पास ये किसकी स्टडी है? डिजीज़ की स्टडी है। इसमें हम पढ़ते हैं डिजीज़ के बारे में, उनके कॉजेज़ के वो हो किस वजह से रही हैं, उनके पीछे कॉज क्या है और फिर उनके इफ़ेक्ट क्या हैं, ठीक है, असरात क्या हैं। पैथोलॉजी हेल्प्स इन डिजीज़ डायग्नोसिस, उसकी शनाख्त हम करते हैं ताकि हम उससे बच सकें। प्रिवेंशन हम उसकी कौन सी इख्तियार कर सकते हैं, एहतियाती तदाबीर हम मतलब कि कौन सी ले सकते हैं, और ट्रीटमेंट हम उसका डिजीज़ हो गई तो इलाज क्या करवाएं, कैसे करवाएं, ये सब कुछ हम पैथोलॉजी में देखते हैं। फॉर एग्जांपल पैथोलॉजी स्टडी हाउ द अनकंट्रोल्ड डिवीजन एंड स्प्रेड ऑफ सेल कॉजेज कैंसर। कहते हैं पैथोलॉजिस्ट जो होता है वो देखता है कि कैसे कैंसर है वो फैल रहा है, ठीक है, और कैंसर बेसिकली होता कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है। जब सेल डिवीजन होती है, एक सेल ने 2 सेल्स में डिवाइड होना है, तो जब कैंसर बन जाता है वो क्या होता है कि 1-2 की बजाय वो 4 में 6 में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है बेसिकली जो होती है ना कैंसर। और फिर वो फैलता कैसे, सब कुछ कौन स्टडी करेगा? पैथोलॉजिस्ट स्टडी करेगा। नेक्स्ट इज इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी हमारे पास किसकी स्टडी है? इम्यून सिस्टम की स्टडी है। इम्यून सिस्टम से हमारे पास क्या होता है, अल्लाह ताला ने सब ऑर्गेनिजम्स में इम्यून सिस्टम बनाया हो, मतलब कि एक डिफेंस सिस्टम बनाया हुआ है जो क्या करता है, उसकी बीमारियों से हिफाजत करता है। जब कोई बैक्टीरिया, जब कोई इन्फेक्शन, जब कोई भी वायरस अटैक करता है तो इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिव हो जाता है और उस बीमारी के खिलाफ, उस बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ाई करता है, ठीक है, अगेंस्ट दैट डिजीज़ वो फाइट करता है अपने कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए। तो इम्यूनोलॉजी में हम यही सारा कुछ पढ़ते हैं। इम्यूनोलॉजी स्टडी टू डेवलप वैक्सीन्स, ट्रीट ऑटो इम्यून डिजीजेस एंड इम्प्रूव इम्यून रिस्पॉन्सेज टू इन्फेक्शंस। अब इम्यूनोलॉजिस्ट क्या स्टडी करते हैं? एक तो वैक्सीन बनाते हैं वो, ठीक है, जैसे पीछे कोविड-19 आया, ये एक वायरस था, अब इस वायरस के खिलाफ वैक्सीन वगैरह बनाई गई, ठीक है, इम्यूनोलॉजिस्ट ने बनाई। ऑटो इम्यून डिजीजेस को वो ट्रीट करते हैं। अब इम्यून और ऑटो इम्यून में थोड़ा सा यहाँ फ़र्क है। ऑटो इम्यून डिजीजेस हमारे पास ऐसी डिजीजेस होती हैं जब हमारा इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली, गलती से हेल्दी सेल्स जो होते हैं हमारे पास और टिश्यूज होते हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है, वो उनको ही, अब जिसकी उसने हिफाजत करनी है वो उसको ही समझने लग जाए कि यही मेरी एनिमी है, ठीक है। ये ऑटो इम्यून डिजीजेज होती हैं, ये इम्यूनोलॉजिस्ट इसको ट्रीट करते हैं। एंड इम्प्रूव इम्यून रिस्पॉन्सेज टू इन्फेक्शन। इम्यून रिस्पॉन्स मतलब कि जब एक इन्फेक्शन, एक बैक्टीरिया, एक वायरस हमारी बॉडी में एंटर हो गया, अब इम्यून सिस्टम ने एक्टिव हो जाना है, एक्टिव होकर उसने देखना है कि मैं इसको कैसे किल करूँ, उसने वाइट सेल्स यूज़ करने हैं फाइटिंग के लिए, उसके कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, वो जल्दी से उसको रिस्पॉन्स करना है इन्फेक्शंस के खिलाफ, तो क्या करते हैं, रिस्पॉन्स को बढ़ा इम्प्रूव करवाते हैं। नेक्स्ट इज फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी हमारे पास किसकी स्टडी है? ड्रग्स की, मतलब कि मेडिसिन की स्टडी है और उनके हमारे बॉडी पे असरात क्या हैं। Pharmacology is the branch in which we study drugs and their effects on the body. This help in the development of new drugs. क्या करते हैं जी, हम इसको स्टडी आउट करके हम नई से नई दवाइयाँ बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यू एंटीबायोटिक्स आर डेवलप्ड दैट आर यूज्ड टू किल बैक्टीरिया एंड ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक्स वो वाली मेडिसिन होती हैं जो बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती हैं, जो बैक्टीरिया की या तो ग्रोथ को रोकती हैं या बैक्टीरिया को किल कर देती हैं, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ कहते हैं वो नई से नई एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। यहाँ हमारे पास ब्रांचेस मुकम्मल हो गई। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपको ब्रांचेस और बायोलॉजी अच्छे से समझ आई होंगी। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।